हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम सेंटर ऑफ मास टॉपिक के कुछ न्यूमेरिकल कर रहे थे। हमने जो न्यूमेरिकल लास्ट क्लास में किए थे वो डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन के न्यूमेरिकल थे, लेकिन हमने सेंटर ऑफ मास कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी डिफाइन किया था। तो आज की क्लास में हम कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड आउट करें, इस पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो मैं पहला न्यूमेरिकल लिखता हूं, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड। फाइंड सेंटर ऑफ मास, COM, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ mass capital M and length L, center of mass of a uniform rod of mass M and length L। सॉल्यूशन, यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है यूनिफॉर्म। इसका क्या मतलब है? देखिए, एक रोड क्या होगी, रोड एक वन डायमेंशनल होता है ना। ये मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस है, तो यहां पे x 0 होगा, यहां पे x l के इक्वल होगा क्योंकि टोटल लेंथ l है। तो वन डायमेंशन में यूनिफॉर्म रोड का मतलब हुआ कि जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो वन डायमेंशन में यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हुआ मास पर यूनिट लेंथ होगा जो रोड का एट एवरी पॉइंट वो सेम होगा। मान लीजिए कोई टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है, जैसे एक सॉलिड डिस्क होती। ये आपको बनाने की जरूरत नहीं, आपको समझाने के लिए है। सॉलिड डिस्क क्या होगी, टू डायमेंशन में। तो इसमें यूनिफॉर्म डिस्क अगर हम लिख दें या यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन लिख दें तो उसका मतलब होगा मास पर यूनिट एरिया ऑफ द डिस्क इज सेम एट एवरी पॉइंट। और अगर हम जैसे एक स्फीयर ले लें, स्फीयर क्या होता है, थ्री डायमेंशन होता है स्फीयर। तो स्फीयर के केस में अगर हम यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो उसका मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम इज सेम एट एवरी पॉइंट। क्योंकि टू डायमेंशन में एरिया होता है और थ्री डायमेंशन में क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट वॉल्यूम होता है, या 4/3 पाई r क्यूब जो स्फीयर का वॉल्यूम होता है। तो थ्री डायमेंशन में मास पर यूनिट वॉल्यूम सेम रहेगा हर जगह, टू डायमेंशन में मास पर यूनिट एरिया और वन डायमेंशन में मास पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब इसको आगे बढ़ते हैं। ये आपको अपनी नोटबुक में लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपको जो रोड दी है उसका मास m है और लेंथ l है। तो मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रोड, ये क्या हो जाएगा, टोटल मास डिवाइड बाय टोटल लेंथ। अब क्या करना है, एक स्मॉल dx लेंथ का एक एलिमेंट ये हमने कंसीडर करना है रोड की लेंथ में से। dx लेंथ का एक स्मॉल एलिमेंट, और ये जो ओरिजिन है यहां से x डिस्टेंस पर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, x। तो हम यहां लिखेंगे कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट of length dx, consider a small element of length dx at a distance x, at a distance x from, मैं ये जो यहां पर पॉइंट है x इक्वल टू 0, इसको O पॉइंट लिख देता हूं, O पॉइंट। तो फ्रॉम पॉइंट O, तो मास ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा, मास ऑफ एलिमेंट, मैं इसको dm लिख देता हूं। dm मतलब एक स्मॉल मास। तो यह क्या होगा, मास पर यूनिट लेंथ m/l है, और dx लेंथ का क्या हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय dx। यूनिट लेंथ का मास क्या है, m/l, और dx लेंथ का क्या हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय dx। तो ये आ गया मास ऑफ एलिमेंट।
अब हम सेंटर ऑफ मास की इक्वेशन लगा देते हैं, x इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन x dm। तो 1/m इंटीग्रेशन x dm की वैल्यू है m/l dx। तो वेरिएबल x है, x की वैल्यू क्या हो सकती है? अगर ये एलिमेंट आपने बिल्कुल बिगिनिंग में ले लिया होता तो x की वैल्यू क्या हो जाती? ये 0 हो जाती। और अगर आपने ये एलिमेंट बिल्कुल लास्ट में लिया होता तो ये x की वैल्यू क्या हो जाती? l के इक्वल हो जाती। तो x की लिमिट हो जाएगी 0 से l। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो ये 1/m, ये m और l कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लो इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन 0 से l x dx। m से m कैंसल, तो ये हो गया 1/l इंटीग्रेशन x dx क्या होगा? x²/2 लिमिट 0 से l। तो ये हो गया 1/l। पहले x की अपर लिमिट यानी l लिखो, तो ये हो गया l²/2 माइनस l²/2 माइनस फिर x की जो लोअर लिमिट यानी 0 लिखो, तो 0²/2। तो ये हो गया 1/l इंटू l²/2 यानी l/2। x की वैल्यू ये आ गई। तो यानी सेंटर ऑफ मास कहां आएगा? l/2 डिस्टेंस पर। l/2 डिस्टेंस पे क्या होगा? मिडल पॉइंट ऑफ द रोड। सो हम यहां लिखेंगे, सो सेंटर ऑफ मास ऑफ द रोड इज एट मिडल पॉइंट, मिडल पॉइंट। तो ये आ गया सेंटर ऑफ मास ऑफ द रोड। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर और भी आपको कोई बॉडीज दी जाती हैं, मान लो आपको एक स्क्वायर दे दिया, इसमें मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी मास पर यूनिट एरिया हर जगह सेम है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? इसके सेंटर पर आएगा, जो इसके डायगोनल जहां इंटरसेक्ट करेंगे। इसी तरह मान लीजिए रेक्टेंगुलर है और मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसका भी सेंटर पे ही सेंटर ऑफ मास आएगा। ओके, जहां डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर आपका सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। अगर आपको एक स्फीयर दे दिया और उसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट है हर जगह, तो उसका भी सेंटर ऑफ मास कहां आएगा? एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो इस तरह से जहां भी मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो मोस्टली केसेस में जो आपका सेंटर ऑफ मास है वो ज्योमेट्रिकल सेंटर पर ही आएगा। आई एम नॉट सेइंग इन एवरी केस, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो इन केसेस में इस तरह से, जैसे इस रोड का भी कहाँ आया? यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मिडल पॉइंट पर आया है आपका। तो ऐसे ही हम कुछ और न्यूमेरिकल करेंगे कि अगर आपको एक कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, तो इस तरह से हम सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करके, हमें पता होगा यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जहां ज्योमेट्रिकल सेंटर है वहीं पे हम सेंटर ऑफ मास ले लेंगे। सेंटर ऑफ मास पे हम पूरा मास कंसंट्रेटेड अज्यूम कर सकते हैं बाय डेफिनेशन। तो एक कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम को हम डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम की तरह सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसे अभी हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, आपको क्वेश्चन है, इसमें एक एल शेप का इस तरह से ये दिया हुआ है। ओके, ये 0 0 है, ये 1 0 है, ये 2 0 है, ये 0 1 है, 0 2 है। ये एल शेप का एक आपको ये 2 डायमेंशन में दिया हुआ है कोई भी मास इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब मास पर यूनिट एरिया क्या है? कांस्टेंट है। एंड टोटल मास इसका दिया हुआ है 3 किलोग्राम। टोटल मास इक्वल टू 3 किलोग्राम। तो आपको निकालना है सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस लैमिना। ये जो एल शेप का लैमिना दिया हुआ है, इसका सेंटर ऑफ मास। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? यहां ओरिजिन है,
तो एक तो ये आपका स्क्वायर हो गया, ये एक स्क्वायर हो गया आपका, और ये एक स्क्वायर हो गया। मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसका सेंटर ऑफ मास, इस पार्ट का इसके सेंटर पे आएगा, इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे आएगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर जो होगा जैसे जहां डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे, और इसका भी सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे आएगा। अब ज्योमेट्रिकल सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? मान लीजिए ये C1 है, ये आपका C2 है और ये C3 है। तो C1 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? देखिए यहां तक 0 है x कोऑर्डिनेट, यहां 1 है, तो यहां तक से यहां तक x लेंथ कितनी है? 1। तो ये क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी, 1/2, 0। और इधर भी y कोऑर्डिनेट ये 0 है और ये 1 है, यहां से यहां तक 1 है तो यहां क्या है? 1/2 होगी, तो 0, 1/2 हो जाएगा ये। तो इसके कोऑर्डिनेट x क्या आएगा? 1/2 C1 का, और y भी क्या आएगा? 1/2। ये लेंथ y है 1/2, यहां से यहां तक ये लेंथ आपकी x है, ये भी क्या है? 1/2। फिर C2 के कोऑर्डिनेट अगेन, ये y तो 1/2 आएगा, इसका भी y तो मैंने 1/2 लिख दिया यहां से यहां तक। ये कितना होगा? ये है 1 यहां से यहां तक, और ये हाफ और हो जाएगा 3/2, 0। तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3/2। ये 1 यहां से यहां तक और यहां से यहां तक 1/2। 1 + 1/2 क्या होता है? 3/2। और y कोऑर्डिनेट ये है, ये 1/2। अब इसमें बात करते हैं, इसमें x कोऑर्डिनेट तो क्या है? यहां से ये है इतना, यहां से यहां तक ये 1/2 है आपका, तो x कोऑर्डिनेट C3 का 1/2, और y कोऑर्डिनेट यहां से यहां तक ये है 0 से 1, और ये क्या हो जाएगा? 1/2 और हो जाएगा, 1 + 1/2 3/2, तो y कोऑर्डिनेट 3/2। तो ये y लेंथ है यहां से यहां तक 3/2, तो ये y कोऑर्डिनेट 3/2 हो गया, और x लेंथ यहां से यहां तक ये है 1/2, तो x कोऑर्डिनेट 1/2 हो गया। तो यानी अब आपके पास 3 मासेस हैं, एक C1 पर होगा क्योंकि आपने सेंटर ऑफ मास निकाल लिया, इस स्क्वायर का C1 है, इसका C2 है, इसका C3 है, तो इसका पूरा मास, इस स्क्वायर का पूरा मास मैं C1 पर मान सकता हूं, इसका पूरा मास C2 पर, इसका पूरा मास C3 पर। अब मान लीजिए इसका मास M1 है, इसका M2 है, इसका M3 है, टोटल मास 3 किलोग्राम दिया है, और मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये भी 1 किलोग्राम का होगा स्क्वायर, ये स्क्वायर भी 1 किलोग्राम होगा, और ये भी 1 किलोग्राम। तो यानी M1 = M2 = M3 = 1 किलोग्राम। तो M1 के कोऑर्डिनेट है 1/2, 1/2, M2 के कोऑर्डिनेट है 3/2, 1/2, और M3 के हैं 1/2, 3/2। ओके, तो आपका x1 y1 क्या है? 1/2, 1/2। आपका x2 y2 क्या है? 3/2, 1/2। और x3 y3 है 1/2, 3/2। x3 y3 = 1/2, 3/2। अब आपको 2 डायमेंशन में तो 2 कोऑर्डिनेट निकलेंगे सेंटर ऑफ मास के, x और y। x होगा आपका M1 x1 + M2 x2 + M3 x3 डिवाइड बाय M1 + M2 + M3। ओके, M1 की वैल्यू 1, M1 M2 M3 तीनों की वैल्यू 1 है, x1 की वैल्यू 1/2, M2 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 3/2 प्लस M3 की वैल्यू 1, x3 की वैल्यू 1/2 डिवाइड बाय M1 + M2 + M3। तो ये हो गया 1/2 + 1/2, 1 + 3/2 5/2, और 1 + 1 + 1 3,
तो 5/6 हो गया। ये आपका x कोऑर्डिनेट आ गया सेंटर ऑफ मास का। अब y कोऑर्डिनेट भी निकाल लेते हैं। y इक्वल टू m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। m1 1, y1 1/2 प्लस m2 y2 1/2 प्लस m3 y3 3/2 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 प्लस 1 m1 प्लस m2 प्लस m3। तो इसको भी सॉल्व करोगे, ये भी 5/6 आएगा। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास आर 5/6, 5/6। तो ये आ गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो वैसे तो इसमें क्या था, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन था, लेकिन क्योंकि ज्योमेट्री थी जो वो आपकी स्क्वायर है, एक सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है, तो आपने क्या किया, जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है वहीं पर आपका सेंटर ऑफ मास ले सकते हो अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यानी ये जो पूरा स्क्वायर था इसका मास हमने ये m1 मान लिया, यहां पर है m2 सेकेंड स्क्वायर का इस पॉइंट पे मान लिया और m3 इसका यहां C3 पे मान लिया। तो ये क्या बन गई, अब ये एक डिस्क्रीट मास प्रॉब्लम बन गई जिसमें एक मास इस पॉइंट पर है, एक मास इस पॉइंट पर और एक मास m3 इस पॉइंट पर। तो अब इसको हमने इसलिए डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन की तरह से सॉल्व कर लिया। एक और न्यूमेरिकल करवाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, तो पहले मैं इसको इरेज करके आपके लिए वो न्यूमेरिकल लिख देता हूं। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने इरेज करके आपके लिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिख दिया है। ए सर्कुलर प्लेट ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस हैज ए रेडियस ऑफ 28 सेंटीमीटर एंड ए सर्कुलर पोर्शन of radius 21 centimeter is cut from one edge of plate. Find center of mass of remaining portion. तो क्या दिया है कि ये एक आपके पास सर्कुलर प्लेट है, ये इसका डायमीटर है, मान लीजिए ये सेंटर O है, ये पॉइंट मैं A ले लेता हूं, तो OA क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ दिस सर्कल, और वो क्या दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। फिर कहता है इसमें से 21 सेंटीमीटर का एक एज से सर्कुलर पोर्शन कट कर लिया, मान लीजिए इस एज से कर लिया, तो ये एक सर्कुलर पोर्शन कट कर लिया। ये जो सर्कुलर पोर्शन कट किया है इसका सेंटर मान लीजिए यहां पर होगा, O1 लिख देता हूं मैं। तो O1A क्या हो जाएगा, जो ये कट किया है इसका रेडियस, और वो दिया है 21 सेंटीमीटर। तो OO1 क्या हो जाएगा, ये इतना 28 है और ये 21 है, तो ये क्या हो जाएगा 28 माइनस 21 7 सेंटीमीटर। तो ये कहता है जो पोर्शन बच गया क्या, ये वाला पोर्शन है ना, ये पोर्शन बच गया आपका, इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा। तो हम मान लेते हैं जो बच गया इसका सेंटर ऑफ मास, देखिए इधर ही आएगा कहीं, क्योंकि इधर ज्यादा मास है, तो मान लीजिए यहां पर आएगा O2, ठीक है। तो आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है, कहां आएगा, तो मैं O से मान लेता हूं निकालूंगा, तो मुझे क्या निकालना है, OO2 निकालना है। इसकी पोजीशन बतानी है मुझे, या तो O से डिस्टेंस बता दूं मैं, या A से बता दूं, जो भी मैं निकाल सकता हूं, तो मुझे पोजीशन पता चल जाएगी सेंटर ऑफ मास दिस रिमेनिंग पोर्शन। मान लीजिए इस पूरी सर्कुलर प्लेट का मास है कैपिटल M, ये जो पोर्शन कट किया है इसका मास M1 है, और जो बच गया उसका मास M2 है। ओके, अब सॉल्व करने के लिए, क्योंकि कहीं भी मुझे मास नहीं दिया हुआ, मैं क्या करता हूं, लेट M है मास पर यूनिट एरिया ऑफ प्लेट, M मास पर यूनिट एरिया ऑफ प्लेट है,
तो टोटल मास ऑफ प्लेट मैंने इसको कैपिटल M से लिखा है, वो क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाई बाय एरिया। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 28 स्क्वायर। मैं इसको 8 को दोबारा से लिख देता हूं, 28 स्क्वायर। ये हो गया टोटल मास। M है मास पर यूनिट एरिया, तो एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया पाई आर स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। मास पर यूनिट एरिया को एरिया से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह M1 क्या होगा, जो पोर्शन कट किया है उसका मास, ये होगा M इंटू पाई इंटू इसका रेडियस क्या है 21, तो पाई इंटू 21 स्क्वायर। ये M1 हो गया। तो M2 क्या होगा, M माइनस M1। देखिए कैपिटल M क्या है, M1 प्लस M2 है, तो यहां से M2 आ गया आपका कैपिटल M माइनस M1। तो M2 इक्वल टू कैपिटल M है पाई 28 स्क्वायर M माइनस M1 है पाई 21 स्क्वायर M, पाई 21 स्क्वायर M। कैपिटल M है पाई 28 स्क्वायर M, पाई 28 स्क्वायर M माइनस M1 की वैल्यू है पाई 21 स्क्वायर M, पाई 21 स्क्वायर M। तो ये पाई M कॉमन ले लो, ये आ जाएगा 28 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। ओके, तो 21 का स्क्वायर होता है 441 और 28 का स्क्वायर होता है 784। तो ये हो गया पाई M 784 माइनस 441, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 1 3, 8 माइनस 4 4, 7 माइनस 4 3 पाई M। तो ये आपका M2 आ गया। अब हम मान लेते हैं कि ओरिजिन इस पॉइंट O पर ही है, यानी हम इसके अबाउट ही निकालेंगे सेंटर ऑफ मास की जो भी पोजीशन निकालेंगे O2 की। तो हमारे पास ये फॉर्मूला था that x equal to m1 x1 plus m2 x2 by m1 plus m2 if सेंटर ऑफ मास इज एट ओरिजिन। हम सेंटर ऑफ मास है जो, जैसे इस पूरे m1 प्लस m2 का सेंटर ऑफ मास O है, वहीं पर अगर ओरिजिन ले लेते हैं तो ये x क्या हो जाएगा 0। इफ सेंटर ऑफ मास इज एट origin then x equal to 0, that means m1 x1 plus m2 x2 equal to 0, और इसका मतलब हुआ m1 x1 equal to minus of m2 x2, और मैग्नीट्यूड टर्म में m1 x1 will be equal to m2 x2। नेगेटिव साइन अपोजिट डायरेक्शन के लिए होता है। तो यहां भी क्या होगा, यहां भी एक तरह से ये अब डिस्क्रीट मास प्रॉब्लम हो गई है। कैसे कि एक पॉइंट O है जो M1 और M2 का टोटल सेंटर ऑफ मास है, और इसको हमने ओरिजिन ले लिया, और दो मासेस M1 और M2 कहां है, M1 यहां O1 पर हमने टोटल मान लिया, M2 जो ये मास M2 है इस पोर्शन का वो O2 पर हमने मान लिया। तो हमने कॉन्टिन्यूअस मास प्रॉब्लम को डिस्क्रीट मास प्रॉब्लम में रिड्यूस कर लिया है। क्या किया मैंने कि जो पोर्शन कट किया है भाई उसका सेंटर कहाँ है, O1 है, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसका सेंटर ऑफ मास भी यहीं आएगा। पूरे मास का O दिया ही हुआ है सेंटर ऑफ मास, क्योंकि जहां ज्योमेट्रिकल सेंटर है वहीं सेंटर ऑफ मास आएगा, इसका भी पूरे मास का, क्योंकि यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। और जो बच गया कट करने के बाद ये वाला पोर्शन, इसका मैंने मान लिया O2 है। तो यहां पर अगर इसका सेंटर ऑफ मास O2 है, तो यानी इस पूरे मास M2 को मैं यहां O2 पर कंसंट्रेटेड मान सकता हूं। M1 को मैंने, क्योंकि ये O1 सेंटर ऑफ मास है, तो यहां पर कंसंट्रेटेड मान लिया। सो इट इज लाइक ए प्रॉब्लम जिसमें ये पॉइंट O है, ये पॉइंट O1 है जिस पर मास M1 है, ये पॉइंट O2 है जिस पे मास M2 है। ओके, तो आपको क्या करना है अब, अगर यहीं पर ओरिजिन ले लिया आपने,
तो आपका x 0 है तो आपके पास आ जाता है m1 x1 इक्वल टू m2 x2। इसका मतलब क्या हुआ, m1 इंटू O1O ये x1 हो गया इज इक्वल टू m2 इंटू x2O क्या होगा O2O। अब मैं ये वैल्यूज रख देता हूं O1O O2O और m1 m2। मुझे O2O तो निकालना है क्योंकि O2 की पोजीशन मुझे अभी नहीं पता, तो ये क्या होगा m1 बाय m2 इंटू O1O। m1 है आपका ये रहा, 21 का स्क्वायर होता है 441, तो 441 पाई m, तो 441 पाई m माइनस, मैं नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूं, सॉरी, m1 है 441 पाई m, m2 है 343 पाई m और O1O है आपका 7, ये रहा 7 सेंटीमीटर। पाई m से पाई m कैंसल, तो इसको हम कट करते हैं, ये कैसे, 7 से ये कैंसिल होगा 4 9, ओके, एंड अब 49 9 9 81, 9 से मल्टीप्लाई करो 41 को तो ये 9 441 आता है, तो ये कैंसिल होके 9, तो O2O ये आपका आ गया 9 सेंटीमीटर। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन कहाँ आएगा, 9 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ सर्कुलर प्लेट। तो ये आ गया नया सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, 9 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास जो O है ऑफ द सर्कुलर प्लेट। तो ये आ गया सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। तो इस तरह से आप जो कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम है उसको डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन में रिड्यूस कर सकते हो, चेंज कर सकते हो और फिर उसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल। अब हम इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन टॉपिक करेंगे, तो मैं उसके लिए पहले ये सारा इरेज कर देता हूं। इक्वेशन ऑफ, इसको भी मैं एक साथ ही इरेज कर देता हूं। तो टॉपिक है इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। तो स्टूडेंट्स आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक्स इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 a टी स्क्वेयर और v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2ax। ये थी इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ट्रांसलेशनल मोशन। रोटेशन में इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो रोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए ये u क्या था आपका, इनिशियल वेलोसिटी, इसकी जगह आप लिखोगे ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। v क्या था, फाइनल वेलोसिटी, इसकी जगह आप ओमेगा लिखेंगे, तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। टाइम इसमें भी सेम रहेगा जैसे उसमें था। इसमें एक x आ जाता है, x क्या था, डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यहां पे उसकी जगह थीटा आएगा जिसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और a था आपका लीनियर एक्सेलरेशन, लेकिन यहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा अल्फा, जिसको आप लिखते हो
एंगुलर एक्सेलरेशन। और क्या बच गया, बाकी सभी हो गए आपके ये, ठीक है। ये पैरामीटर्स होंगे। तो ये इक्वेशन रोटेशनल मोशन के लिए क्या बन जाएंगी, v की जगह ओमेगा इक्वल टू u की जगह ओमेगा नॉट, a की जगह अल्फा टाइम t यूं क्यों आएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड, x डिस्प्लेसमेंट उसकी जगह थीटा, u की जगह ओमेगा नॉट टाइम t प्लस 1/2, a की जगह अल्फा t स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड क्या बनेगी, v स्क्वायर यानी ओमेगा स्क्वायर, u स्क्वायर मतलब ओमेगा नॉट स्क्वायर, 2 a की जगह अल्फा, x की जगह थीटा। तो ये तीन इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन है। तो जब एग्जाम में अगर आपसे इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन पूछा जाए तो सीधा आपको ये इक्वेशन लिखनी है। ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है, ये एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना आपको, ये चीज़ यहाँ से आप शुरू करेंगे एग्जाम में। तो ये तीन इक्वेशन है रोटेशनल मोशन की। तो स्टूडेंट्स, आपने जब ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन रोटेशनल मोशन के लिए ट्रांसलेशनल मोशन के लिए ये तीन इक्वेशन आपने डिराइव की थी, तो ए क्या था, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट थी। इक्वेशन ऑफ मोशन तभी वैलिड है अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। तो इसी तरह से इन तीनों इक्वेशन में भी जो ये एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा, ये कांस्टेंट है। तो अब हम इन तीनों इक्वेशन का डेरिवेशन करेंगे 1 2 3 का। तो हमने जैसे ट्रांसलेशनल के केस में ये इक्वेशंस इंटीग्रेशन मेथड से भी की थी, तो इसमें भी हम इंटीग्रेशन मेथड से ही डेरिवेशन करेंगे। तो अब हम प्रूफ करेंगे। ओके, तो हम कंसीडर करते हैं कि एक बॉडी है जिसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है एंड आफ्टर टाइम t उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और उसके जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो अल्फा है, और उस टाइम t में उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा कवर की है। लेट ए बॉडी हैज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी omega naught moving with constant acceleration alpha, moving with constant acceleration alpha. Let omega is angular velocity after time t. Let omega is angular velocity after time t, और इस टाइम t में यानी 0 से t तक, 0 से t टाइम में आपने जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर की वो थीटा है। ऑल्सो लेट थीटा इज angular displacement covered in time t, in time t। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन का प्रूफ आपके पास है, अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। तो डी ओमेगा इज अल्फा डी टी। अब मैं इंटीग्रेट कर देता हूं दोनों साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो ये हो गया इंटीग्रेशन डी ओमेगा इक्वल टू इंटीग्रेशन अल्फा डी टी। टाइम की लिमिट क्या है, 0 से t, क्योंकि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट वहां वो कहाँ है, टाइम t इक्वल टू 0 पर,
और ये कहते हैं ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, यानी 0 से t टाइम के बाद। तो टाइम की लिमिट है 0 से t, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है इधर वेरिएबल, इसकी क्या है, शुरू में ओमेगा नोट है और फाइनली ओमेगा है, तो इसकी लिमिट हो जाएगी ओमेगा नोट से ओमेगा। इसको इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन dx क्या आता है, x के इक्वल आता है प्लस एक कांस्टेंट, और ये लिमिट दी तो हो तो ये कांस्टेंट नहीं आता फिर। तो इसी तरह इंटीग्रेशन डी ओमेगा क्या होगा, ओमेगा, और लिमिट है नीचे ओमेगा नॉट और ऊपर ओमेगा। इसमें अल्फा डी टी, जैसे इंटीग्रेशन 2dx, ये क्या आता है 2x प्लस सी, ये c नहीं आएगा अगर लिमिट हो, जैसे यहां पर लिमिट है तो ये 2x आता है, ये अल्फा t आ जाएगा, लिमिट 0 से t। अब लिमिट की वैल्यू रख दो, तो पहले ओमेगा की जगह अपर लिमिट जो ओमेगा ही है, माइनस करके ओमेगा की जगह लोअर लिमिट ओमेगा नोट, अल्फा टी की जगह अपर लिमिट वो t है तो अल्फा टी, माइनस अल्फा इंटू टी की लोअर लिमिट जो 0 है तो अल्फा इंटू 0, तो ये आ गया ओमेगा माइनस ओमेगा नोट इक्वल टू अल्फा टी, ये तो 0 है, तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन का डेरिवेशन आ गया। अब हम सेकंड का करते हैं। तो सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, ये है सेकंड, थीटा इक्वल टू ओमेगा नोट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वेयर। तो हम यहां पर लेंगे ओमेगा इज डी थीटा बाय डी टी, तो यहां से डी थीटा क्या आ जाएगा ओमेगा डी टी, ओके। तो डी थीटा इक्वल टू ओमेगा की ये वैल्यू रख देता हूं यहां से ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी, ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी डी टी। अब मैं इंटीग्रेट कर देता हूं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेट करने से इधर थीटा का इंटीग्रेट होगा, उधर टी, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी थीटा इक्वल टू इंटीग्रेशन ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी डी टी। तो टाइम वेरिएबल के आपकी लिमिट है 0 से t, क्योंकि आपने टाइम 0 पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ली है, टाइम t पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ली है, यहाँ ओमेगा नोट ली है टाइम 0 पर और टाइम t पर ओमेगा ली है, तो टाइम क्या है 0 से t, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा कवर हुई है इन टाइम t, तो लिमिट इसकी भी क्या आ जाएगी 0 से थीटा। t इक्वल टू 0 पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 है और टाइम t के बाद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गई थीटा। देखिए t इक्वल टू 0 पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 है और टाइम t पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है, तो इसलिए आपकी लिमिट क्या है 0 से थीटा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं हम। तो इंटीग्रेशन डी थीटा, जैसे ये इंटीग्रेशन डी एक्स एक्स आता है, इंटीग्रेशन डी थीटा थीटा आएगा, लिमिट 0 से थीटा, और ये ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी डी टी, ओमेगा नोट का क्या आएगा ओमेगा नोट टी, और अल्फा टी का अल्फा यू क्यों टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वेयर बाय 2, ओमेगा नोट का इंटीग्रेशन ओमेगा नोट टी, जैसे ये देखिए ओमेगा नोट की जगह यहाँ 2 है, 2 डी टी क्या क्या आता है 2t, तो ओमेगा नोट डी टी का क्या आएगा ओमेगा नोट टी, और अल्फा टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या आता टी स्क्वेयर बाय 2, और लिमिट 0 से t। ये स्टूडेंट्स अगर आपने इंटीग्रेशन का टॉपिक नहीं किया है जो मैंने आपको करवाया था, तो आप पहले उसको अच्छे से कीजिए, तब आपको ये जरूर समझ आएगा, अगर अभी नहीं आया तो समझ। तो इसमें मैं थीटा की वैल्यू लिख देता हूं। तो पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट थीटा की जगह इक्वल टू, अब इस टर्म में पहले अपर लिमिट ओमेगा नोट टी की जगह ये टी है सेम,
प्लस अल्फा, यहाँ भी टी की जगह टी है सेम तो टी स्क्वायर बाय 2 माइनस, अब लोअर लिमिट टी की जगह तो ओमेगा नोट इंटू 0 0 प्लस अल्फा 0 स्क्वायर बाय 2 0। तो ये आ गया थीटा इक्वल टू ओमेगा नोट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। अब मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन आपके लिए डिराइव करता हूँ। तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, फर्स्ट सेकेंड हमने डिराइव कर दी है। अब उसके बाद थर्ड है अल्फा है डी ओमेगा बाय डी टी, मैं इसको लिख देता हूँ डी ओमेगा बाय डी थीटा इंटू डी थीटा बाय डी टी। डी थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, डी ओमेगा ये रहा, डी टी ये रहा। तो ये डी थीटा बाय डी टी क्या होता है, ये तो ओमेगा होता है, तो ये हो गया डी ओमेगा बाय डी थीटा इंटू ओमेगा। तो यहां से अल्फा डी थीटा इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा, मैं इसको इधर लिख देता हूं और इसको इधर लिख देता हूं, और अब मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ओमेगा डी ओमेगा इक्वल टू इंटीग्रेशन अल्फा डी थीटा। थीटा की लिमिट 0 से थीटा है और ओमेगा की लिमिट क्या है, ओमेगा नोट से ओमेगा, तो इसकी लिमिट ओमेगा नोट से ओमेगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर बाय 2 लिमिट ओमेगा नोट से ओमेगा इक्वल टू इसके क्या आएगा इंटीग्रेशन अल्फा थीटा लिमिट 0 से थीटा। अब मैं वैल्यूज रख देता हूं इसमें, तो ओमेगा की जगह पहले अपर वैल्यू यानी अपर लिमिट ये ओमेगा ही है सेम, तो ओमेगा स्क्वायर बाय 2 माइनस, फिर ओमेगा की जगह लोअर लिमिट ओमेगा नोट, तो ओमेगा नोट स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू अल्फा, थीटा की जगह अपर लिमिट जो सेम थीटा है माइनस अल्फा, थीटा की जगह लोअर लिमिट जो कि 0 है। तो अल्फा इंटू 0 0 हो जाएगा, इसमें 2 एलसीएम ले लो आप, तो ये आ जाएगा ओमेगा 2 एलसीएम लेके ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर इक्वल टू अल्फा थीटा। 2 आपने एलसीएम लिया तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर, तो यहां से आ गया ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर इज 2 अल्फा थीटा। ये है आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। तो ये हमने तीनों इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन को डिराइव कर दिया है, आपको अब ये डेरिवेशन प्रैक्टिस करना है। अब मैं इसको इरेज करके आपके लिए एक न्यूमेरिकल लिखता हूं, हम एक न्यूमेरिकल करते हैं इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन यूज करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन है द एंगुलर स्पीड ऑफ ए मोटर व्हील इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 1200 आरपीएम टू 3120 आरपीएम 3120 आरपीएम इन 16 सेकेंड। Number 1, what is angular acceleration assuming the acceleration to be uniform? Number 2, how many number of revolution does wheel make during this time? आपको टाइम पीरियड दिया है 16 सेकेंड और इतने टाइम में एंगुलर स्पीड बढ़ गई 1200 आरपीएम से 3120 आरपीएम। एक्चुअल में आरपीएम फ्रीक्वेंसी होता है, एंगुलर स्पीड तो नहीं होता, बट एंगुलर स्पीड जो ओमेगा है वो फ्रीक्वेंसी से इस तरह रिलेटेड है इस फॉर्मूले से, और ये 2 पाई कांस्टेंट है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में इसको एंगुलर स्पीड बोल दिया गया है। तो म्यू नोट दिया है फ्रीक्वेंसी 1200 आरपीएम रिवॉल्यूशन पर मिनट, लेकिन फ्रीक्वेंसी को रिवॉल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे हम, क्योंकि पर सेकंड में लेते हैं, तो ये आ जाएगा 20 रिवॉल्यूशन पर सेकंड आरपीएस। और म्यू ये दिया हुआ है 3120 आरपीएम, तो 3120 को आप 60 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा
52 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो अब आप ओमेगा नोट निकालो 2 पाई म्यू नॉट, तो 2 पाई इंटू 20 तो 40 पाई, और एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकेंड, और ओमेगा हो जाएगा 2 पाई म्यू, तो ये आ जाएगा 2 पाई इंटू 52 तो 104 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो ये ओमेगा नोट ओमेगा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी आपके पास आ गया। तो पहले तो एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है अल्फा, ये क्या होगा, ओमेगा माइनस ओमेगा नोट डिवाइड बाय टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी, तो इससे अल्फा क्या आएगा, ये आ जाएगा ओमेगा 104 पाई माइनस ओमेगा नोट 40 पाई डिवाइड बाय टी 16 सेकेंड यानी 16 सेकेंड, 104 पाई माइनस 45 डिवाइड बाय 16, सो दिस इज 104 माइनस 40 कितना होगा, 64 पाई डिवाइड बाय 16, तो ये कैंसिल होके 4 आ जाएगा 4, तो 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन। अब आपको निकालना है हाउ मैनी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन डज व्हील मेक ड्यूरिंग दिस टाइम। इतने टाइम में यानी 16 सेकंड में व्हील ने कितने चक्कर काटे, कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट किए इन 16 सेकंड। तो जब वो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, यहां से मान ये सेंटर है, मान लीजिए यहां से शुरू करेगा, यहां से ऐसे यहां पूरा करेगा, तो ये एंगल यहां से यहां तक कितना बनता है, 360 डिग्री एक रिवॉल्यूशन में, जिसको रेडियन में 2 पाई रेडियन लिखते हैं। तो एक रिवॉल्यूशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 पाई रेडियन। हम टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, 16 सेकंड में कितना होगा, मान लो आपका वो थीटा होगा, और एक रिवॉल्यूशन में कितना हो रहा है, 2 पाई रेडियन। तो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन 16 सेकेंड डिवाइड बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन 1 रिवॉल्यूशन, तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, आपका नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आ जाएगा। तो पहले थीटा निकालते हैं, थीटा है ओमेगा नोट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा नोट की वैल्यू है आपकी 40 पाई इंटू 16 प्लस 1/2 अल्फा इज 4 पाई इंटू 16 का स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ये सॉल्व करके आ जाता है आपका 1152 पाई रेडियन। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मैं n से लिख देता हूँ, ये होगा थीटा बाई 2 पाई, तो 1152 पाई डिवाइड बाई 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल और 2 से ये कैंसिल होके आ जाएगा 576, तो 576 नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कंप्लीट होंगी इन 16 सेकेंड। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा न्यूमेरिकल रिलेटेड टू इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन। तो आज की क्लास में स्टूडेंट इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप आज जो पढ़ाया गया है उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए लिखकर।